हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा होगा कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और आपकी तैयारी भी बेटर तरीक़े से चल रही होगी। क्योंकि अभी 2 दिनों से हम लोग अभी लाइव क्लास में चूँकि नहीं जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि आप लोग को मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने कम से कम हम लोग पढ़ लिए हैं, उससे आपको करा दिया जाए। फिर भी जो टॉपिक्स हमारी बची हुई है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत जल्द मिलेंगे। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, तो टाइम बिल्कुल ज़्यादा नहीं गँवाना है, एकदम 10-15 मिनट के अंदर 50-80 जितना भी ऑब्जेक्टिव हो सके, वो हम लोग फटाक-फटाक करेंगे, आंसर देखेंगे, एकदम मारते रहेंगे, है ना? ये धड़ाधड़ रैपिड फायर चलने वाला है, एकदम महा-मैराथन से भी तेज़ दौड़ेगा ये, है ना? तो आप लोग पूरे धैर्य बना कर रखना है और आप लोग को जितना जवाब दे पाते हो, आप अपने हिसाब से सोचोगे कि हाँ, मेरे को इसका जवाब याद था और ट्राई करोगे, है ना? इसको बनाने के लिए, समझने के लिए। और एक समझो कि आप भैया आप एक सेट लगा रहे हो, तो बिल्कुल घबराना नहीं है एकदम और मस्त आप पढ़ाई-वढ़ाई किए हो, आपको सेट लगाना है। तो अभी तक जिसको बोल रहे हैं कि जिन बच्चों को 400 प्लस नंबर लाना है, वो फटाक देकर इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बोलो कि भैया एक चैनल है, इस पे आओ जुड़ो, आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीख के जाओगे। चलो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है, एकदम बिल्कुल लेट नहीं करना है ना? पहला क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फ़ोकस दूरी हमेशा होती है। चूँकि उत्तल लेंस को आपको पता है कि उत्तल लेंस की कहानी ऐसी होती है और उत्तल लेंस में ऐसे कहानी होता है, यहाँ पे होता है और इधर वाला जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? पॉज़िटिव होता है, तो हमेशा याद रख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आपके पास इसका आंसर ए है, यहाँ पे देख लो आंसर शो भी कर जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किसे पसंद करेंगे? किसे पसंद करेंगे आप लोग? ये आपके सीधे एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस का, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस का, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस। अच्छा दोनों ऑप्शन देखो यहाँ पे सेम-सेम हो गया, है ना? थोड़ा-सा यहाँ पे गड़बड़ कर लो, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर वाले एक फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस होगा या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस होगा। ये आपके सामने यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दे देना, है ना? गड़बड़ नहीं करना, यहाँ पे आप लोग थोड़ा-सा कर लेना। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपके सीधे एनसीईआरटी का ये क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको ध्यान से समझ लेना है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय किसे आप पसंद करना है। तो आप हमने बोला था कि यहाँ से थोड़ा-सा ऑप्शन को आप लोग थोड़ा-सा कर लो चेंज, ठीक है? यहाँ पे आप कर लो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई चीज़ें अगर करीब होता है ना? कोई वस्तु अगर क्या होता है, पास में अगर होता है, तब अगर सेंटीमीटर अगर कम फोकस दूरी वाले मतलब फोकस दूरी चाहिए, इस कंडीशन में ये वस्तु का इमेज जो होता है, वो क्या होता है? वो बड़ा बन रहा होता है ना? तो इसका ये बेनिफिट होता है। तो 5 सेंटीमीटर फ़ोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसको आप लोग ऑप्शन में फटाक देकर सुधार लीजिएगा। मोटर चालक के सामने लगे सामान्यतः लगा रहता है। मोटर चालक के सामने सामान्यतः लगा रहता है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो आप सबको पता है कि उत्तल दर्पण लगा रहता है उसके साइड मिरर में, है ना? जो चालक होता है इसके साइड मिरर में कौन-सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है ताकि वो पीछे वाली जो वस्तु है उसको आसानी से दिख जाए और वस्तु का प्रतिबिंब वो सीधा चूँकि बनाता है और छोटा बनाता है तो चालक को चलाने में बहुत आसान लगता है। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। तो कह रहा है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? एक बार ज़रा सोच के देखो। एक यहाँ पे समतल दर्पण है ना? एक आदमी है इधर से और 4 मीटर पर सेकंड के वेग से यहाँ हमारे दर्पण की तरफ आ रहा है। तो 4 मीटर पर सेकंड की वेग से जब हमारे दर्पण की ओर आ रहा है, तो प्रतिबिंब जो इसमें बनेगा, वो किस तरह का फ़ील होगा, किस तरह से महसूस होगा? तो बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद करके रखना, है ना? अगर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, वो दुगुना फ़ील होता है ना? यानी 4 दूना 8 मीटर पर सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, नेत्र लेंस की फ़ोकस दूरी बढ़ जाने से आँख में उत्पन्न दोष। जब फ़ोकस दूरी बढ़ गया, तो फ़ोकस दूरी बढ़ गया तो क्या कंडीशन होगा? तो फ़ोकस दूरी जब बढ़ जाएगा तो सच बात है कि दूर की वस्तुएँ साफ-साफ दिखाई देगी, लेकिन नज़दीक की वस्तुएँ साफ-साफ दिखाई नहीं देगी। फ़ोकस दूरी क्यों बढ़ा है? क्योंकि लेंस पतला हो गया है। तो भैया ये कंडीशंस क्या होगा? तो दूर की वस्तु का तो प्रतिबिंब बनेगा लेकिन नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो इसको आप लोग क्या कहते हो? तो दूर की वस्तु साफ-साफ दिखाई दे रही है, तो वो दीर्घदृष्टि दोष के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? दीर्घदृष्टि दोष यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति का किसमें कौन-सा चश्मा लगाओगे भैया? जिस आदमी को दीर्घदृष्टि दोष हो गया, उसमें कौन-सा चश्मा लगाने वाले हो? तो
आपको पता है कि बड़का में छोटका लेंस लगा देंगे, हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी उत्तर लेंस हमारा सही आंसर होगा। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? आपको आंसर पहले ही शो कर गया होगा। विद्युत आवेश का सही मात्रक क्या होता है? कूलम होता है ना? क्या होता है? Q बराबर IT, है ना? एक फॉर्मूला और याद रखना, I यहाँ पे धारा है और T यहाँ पे सेकेंड है, तो एम्पियर सेकेंड भी इसका एक याद रखना, आपका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन या ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? कूलम किया था, या थेल्स परमे किया था, या सट्राउन ब्राउन किया था, या बेंजामिन फ्रैंकलिन किया था? मतलब कि धन तथा ऋण आवेश माना जाता है, इसका नामकरण किसने किया था? आवेश दो प्रकार का होता है, ये बात किसने बताया था? तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो डी दिख रहा होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस बात को बोला था। किसने बोला था? बेंजामिन। तो आप लोग को ये बात पता होना चाहिए कि जो धन और ऋण आवेश का यहाँ पे बात कहानी था, उसको कौन नामकरण दिया था? तो वो दिया था आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आपका नामकरण दिया हुआ था। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, है ना? फास्ट बढ़ते जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। एक पदार्थ कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया है, तो इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए उनकी संख्या कितनी होगी? यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो आपके पास यहाँ पे आंसर शो कर गया होगा। आपका ऑप्शन नंबर है। हमेशा जब भी आपसे पूछेंगे कि एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, लेकिन वहीं जब उल्टा पूछते हैं लोग कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है ना? हम लोग एक कूलम में एक इलेक्ट्रॉन को पूछा हुआ था, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आपके सामने आंसर शो भी कर गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब का 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इस वोल्ट को 110 वोल्ट पर प्रचलित किया जाता है, तो इसकी शक्ति कितनी होगी? मतलब आप जरा सोच के देखो, सोचोगे तो जवाब आप बिल्कुल निकालोगे, है ना? विद्युत बल्ब एक है, उसका वोल्ट दिया है 220 वोल्ट, ठीक है? वो उसका शक्ति यानी पावर दे दिया है कितना? 100 वाट। तो कह रहा है कि अगर मान लो कि 110 वोल्ट करेंगे तो इसकी शक्ति कितनी हो जाएगी? तो कभी भी इस चीज़ को याद रखना कि यहाँ पे आप जब देखते हुए पा रहे हो कि 120 है, तो उसका 120 वोल्टेज है, तो उसका शक्ति कितना है? 100 वाट है। तो जब 110 होगा तो इसका मतलब कि जब ये आधा हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर भी शो कर गया होगा, है ना? अरे यार, ये तो गड़बड़-सड़बड़ हो रहा है, मज़ा नहीं आएगा, रिपीट फायर में हम देख रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 50 वाट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। तो किसी विद्युत का आवेशित करने की प्रक्रिया, किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित, और देख लेते हैं। तो किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न प्रक्रिया, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न। तो आपको पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अंतर्गत जो बातें आती है, वो वही बातें आ रही होती है। ठीक है, वो बातें क्या आ रही होती है कि कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न किसी विद्युत मोटर की कुंडली का घूर्णन करने की प्रक्रिया यहाँ पे आपका हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में याद रखना, उसमें कुंडली और चुंबक के बीच में जो अपेक्षित गति होता है, जो रिलेटिव मोशन जो होता है, उसकी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है? उत्पन्न हो रही होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे, या प्रेरित विद्युत धारा पे, या विद्युत चुम्बकीय पे, या प्रेरित चुंबकत्व पे? मतलब ये क्वेश्चन आपको ये बताना है यहाँ पे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युत जनित्र समझते हो? विद्युत जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस वो एक्चुअल में वो किस सिद्धांत पे आधारित है? तो जनरेटर से आप लोग क्या करते हो? जनरेटर से आप लोग जो अपना इलेक्ट्रिक ले रहे होते हो, तो इलेक्ट्रिक, अब बताओ, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो वो डिपेंड किस पे? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पे काम कर रहा है, या प्रेरित विद्युत पर काम कर रहा है, या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के काम पे कर रहा है, या प्रेरित विद्युत। तो आपके सामने आंसर जो आएगा वो सी आएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जनरेटर में की जो मोटर होता है उसमें लगा होता है चुंबक वाला गुण होता है ना? वो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, तभी वो इलेक्ट्रिक पैदा कर रहा होता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होगा?
शॉर्ट सर्किट, लघु पतन को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो क्या बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। सबको पता होगा ये बात, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बहुत लघु, जब भी शॉर्ट सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू होता है ना, ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए शॉर्ट सर्किट वहाँ पे हो रहा होता है। अगला प्रश्न, आप देख रहे हो कि प्रतिक्रिया पीबीओ पीबी प्लस सीओ, यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है, कह रहा है पीबी जो है, पीबी जो है पीबीओ ऑक्सीकृत होता है, या सी ऑक्सीकारक है, या सी एक अवकारक है, या ए रिडक्स प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें से आप कौन-सा रिएक्शन को ले रहे हो? तो पीबीओ ऑक्सीकृत होता है, क्या ऐसा सही हो रहा है? कि सी ऑक्सीकारक है, ये सही है? कि सी एक अवकारक है, ये सही है? या रिडक्स अभिक्रिया नहीं हो रही है? आप ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे, आप सोचोगे कि यहाँ पे होता क्या है किसी भी कंडीशन में? पीबीओ ऑक्सीकृत होता है, नहीं रे भैया, हमेशा याद रख लो। पीबीओ अगर ऑक्सीकृत होता, तो पीबीओ ऑक्सीकृत होता तब बी के पास का ऑक्सीजन नहीं भागता, लेकिन भाग गया है। सी ऑक्सीकारक है, सी ऑक्सीकारक नहीं है। देखो पीबीओ ऑक्सीकारक है, लेकिन सी ऑक्सीकारक नहीं है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन सी एक अवकारक है। अवकारक का मतलब कि जिसके साथ ऑक्सीजन नहीं होगा, वो अवकारक होता है। रिडॉक्स अभिक्रिया इसमें कारण नहीं हो रहा है, लेकिन रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि देख लो क्यों हो रहा है। इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन आगे जुड़ रहा है। तो यानी अवकारक, ऑक्सीकारक दोनों हो रहा है, इसलिए इसमें रिडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि धातुओं में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देता है? अब कौन भैया इसके साथ रिएक्शन करेगा और वो आएगा और उसके बाद H2 गैस देगा? तो MgOH का होल ट्वाइस क्या बनाएगा? Mg, यहाँ पे कंडीशन समझो भैया, धातु में से कौन NaOH के विलयन से H2 गैस देगा? तो मैग्नीशियम रिएक्शन करता है, या कॉपर करेगा, या एल्युमिनियम करेगा, या Ag मतलब आपका सिल्वर करेगा। तो कौन करेगा? यहाँ अगर Mg लेते हैं तो Mg प्लस NaOH करते हैं, है ना? तो इसको अगर बात करेंगे तो MgOH बनेगा, और MgOH और Na नहीं, यहाँ से प्रदान होने की चांसेस नहीं रहती है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से, अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड से यहाँ पे तब H2 गैस बनने की चांस रहेगा तो नहीं। यहाँ पे हम लोग का जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो सी एल्युमिनियम बनाने का काम करेगा, यानी Al, और ये हो जाएगा NaOH। तो यहाँ पे एक एल्युमिनियम सोडियम के साथ एक कंपाउंड तैयार करता है, ठीक है, और उसके बाद आपका H2 गैस को क्या कर रहा होता है, यहाँ से रिलीज कर रहा होता है। यदि विलयन का pH मान 13 है तो वो क्या हो सकता है, सबको ये बात पता है। 13 है, 13 इसका मतलब कि 14 के करीब है, इसका मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग में जा रहा है, तो प्रबल क्षारक हो रहा है। तो क्षारक को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबल भास्मिक भी बोलेंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है, हमेशा याद रखना, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र P4 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीतल में रहता है, पीतल, पीतल में क्या रहेगा भैया, कॉपर और टिन रहता है, या कॉपर और जिंक रहता है, या जिंक या पीबी होता है, या आपको एसएन तथा पीबी होता है। आपके पास यहाँ ऑप्शन नंबर बी है ना, क्या रहेगा, कॉपर और जिंक, है ना, कॉपर और जिंक। पीतल में याद रखना है, पीतल में कॉपर और जिंक की मात्रा होती है। धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। सबको ये बात पता होना चाहिए कि उसकी प्रकृति जो होती है धनात्मक होती है, हमेशा वो पॉजिटिव शो कर रहा होता है। अगला, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाएगा? जब भी चुंबक अशुद्धि वाला बात कर रहा होगा, ठीक है, तो फेन प्लाउन विधि, या वर्नक्यूलर, या गुरुत्व पृथक्करण विधि, या चुंबकीय विधि। तो जबकि चुंबकीय अशुद्धि को अगर दूर ही करना है तो क्यों ना हम लोग चुंबकीय पृथक्करण विधि लगा दें। कौन विधि लगा दें? चुंबकीय पृथक्करण विधि ही यूज कर लेते हैं। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व क्या है? तो कार्बनिक यौगिक जब नाम है तो कार्बन और हाइड्रोजन की बात किया जाएगा, यानी सबसे मेन जरूरी की चीज़ है कि इसमें कार्बन का होना 100% चाहिए, हाइड्रोजन कम भी रहे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अक्रिय कौन है? ये बात सबको पता है, कार्बन, हीलियम, सोना, इनमें अक्रिय कौन होता है? वो होता है आपका हीलियम। अगला क्वेश्चन आपका है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है? एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, ये एल्केन का है, ये एल्काइन का है, ये अल्काइल का है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अपमार्जक बनने में उपयोग होता है, क्या होता है भाई? ईथर होता है, या कास्टिक पोटास होता है, या अल्कोहल होता है, या गंधक आम्ल होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा अल्कोहल।
सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्कोहल। ठीक है, आवर्त सारणी के 7A के तत्व को क्या कहते हैं? तो 7A जैसे बात करेगा वो तत्व हो जाता है हाइड्रोजन। वो कौन सा हो जाता है? वो याद रखना, वो आपका तत्व जो होगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, कौन सा तत्व हो जाता है? हाइड्रोजन। क्योंकि ये वर्ग 17 हो जाता है, देखो ये 7 बना रहा है ना, तो ये वर्ग 17 हो जाता है। क्या हो जाता है? वर्ग 17। और वर्ग 17 को क्या कहते हैं? हेलो तत्व यानी हाइड्रोजन तत्व कहा जाता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं ओर बढ़ रहे हो, मान लो कि आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो, है ना, आप सो करके एक बार देखो, ये हम लोग का आवर्त सारणी है, आप बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहे हो, तो कह रहा है कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। नहीं भैया, अच्छा चूंकि ये कह रहा है कि कौन सा असत्य है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है ना। तो कह रहा है संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही होती है, ये बात बिल्कुल सही है। देखो धात्विक गुण घटता है, ये भी बात सही है। धात्विक गुण क्या होता है? घट रहा होता है, तो धात्विक गुण घटता है, ये भी बात सही है। इधर से इधर इधर पे धातु मिलेगा, फिर धीरे धीरे अधातु होता 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 उपधातु होता है, फिर जाकर अक्रिय हो जाता है। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं करते, देखो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है केवल इधर ही, है ना, आसानी से त्याग करता है इधर, इधर इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर पाता है क्योंकि इधर अधातु हो जाता है। जब उधर अधातु हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, देने का काम नहीं करता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न, तो जब भी भैया प्रकाश संश्लेषण होगा उसमें उत्पन्न क्या होगा? तो प्रोटीन होगा? नहीं, बिल्कुल विटामिन नहीं, वसा नहीं, कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट। समझा गया? अगला, अंडाणु निषेचित होता है, कहाँ होता है? योनि में, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका में या अंडाशय में? तो याद रखना हमेशा फैलोपियन नलिका में अंडाणु क्या होता है? निषेचित होता है। श्वसन की क्रिया में होती है, साइटोप्लाज्म में काम, माइटोकॉन्ड्रिया में काम, या राइबोसोम में काम, या हरितलोक में काम। हमेशा याद रख लो, हम लोग का जो कोशिका होता है उसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का गृह होता है, ऊर्जा का घर होता है, और उसी में एक्चुअल में इसमें क्या हो रहा होता है? श्वसन की क्रिया हो रही होती है। क्लियर हो गया? एक स्वच्छ मनुष्य का प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब कितना होता है? ये पता होना चाहिए। प्रकुंचन और अनुशीतलन दाब 180 बट्टा क्या होता है? 180 है। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? पत्ती जो होता है ना वो मुरझा जाता है भैया, किस हार्मोन के कारण? जिलेरिन, साइटोकाइनिन, अब्सिसिक अम्ल, और सभी सही है? कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल सभी सही नहीं है। अब्सिसिक एसिड की वजह से याद रखना, और इसी वजह से पत्ती जो होता है ना, पेड़ अपना पत्ती को क्या करता है? गिरा देता है। ठीक है, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? अब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन, या इथाइलिन, या ऑप्शन माने पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है, तो वो एक्चुअल में कौन सा चीज़ इस्तेमाल करता है? तो हमेशा याद रखना इथाइलिन, क्योंकि यही काम करता है उसको पकाने का। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। याद रखना कितना होता है आपका बबुआ? आपका 4 संयोजकता, क्योंकि आपको पता है कि इसका होता है 6 और 2 4, इसका संयोजकता कितना होता है? 4। एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? असुरक्षित यौन संपर्क, खून की कमी, विटामिन की कमी? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं होता है, ये सच बात यही है, असुरक्षित यौन संपर्क। ठीक है, ये कभी नहीं होना चाहिए। चमगादड़ और पक्षी के पंख में किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो चमगादड़ और पक्षी का पंख, तो चूंकि चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख का बनावट एक जैसा 100% नहीं होता है, लेकिन दोनों एक जैसा काम करते हैं उड़ने का, इसलिए वो कौन सा कहलाएंगे? समजात अंग कहलाएंगे? नहीं, क्या कहलाएंगे? समजात अंग, सॉरी समजात अंग कहलाएंगे। समजात अंग, समजात अंग का लेकिन मतलब होता है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दो, हम कंफ्यूज हो गए हैं यहाँ पे। समजात अंग का मतलब ही होता है, समजात अंग का मतलब होता है जो बनावट में समान हो। किस में समान हो? बनावट में समान हो। लेकिन सच बात यह है कि चमगादड़ का पंख और पक्षी का पंख में चूंकि बनावट में कह रहा है कि अगर समान है, तो ये हालांकि उड़ने में भी एक ही जैसा काम करते हैं। तो जब उड़ने में एक ही जैसा काम करते हैं तो ये समवृत्ति अंग का भी उदाहरण हो गया, है ना। समवृत्ति अंग का भी क्या हो गया? उदाहरण हो गया। तो यहाँ पे चूंकि समवृत्ति अंग ऑप्शन में है नहीं, तो ये समजात अंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में तो समानता होती है, किंतु कार्य के अनुसार वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। देखो आगे बात, है ना, किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन होती है। उत्पत्ति और मूल रचना में समानता होती है। देखो
बात ये होता है कि वे अंग जो उत्पत्ति और मूल रचना में समानता है, माने उत्पत्ति और मूल रचना में वो लोग समान हैं, किंतु कार्य के अनुसार वो बाह्य रचना में परिवर्तन करता है। तो देखो भैया अभी यही बात आ गया समृद्धि अंग, समजात अंग। वो रचना में क्या है समान है, किंतु कार्य में उनके बाह्य रचना में परिवर्तन होता है। तो देखो जैसे कुत्ता का अगला पैर और मनुष्य का हाथ, ये दोनों रचना में क्या है समानता है, क्लियर कर, लेकिन किंतु बाह्य रचना में, कार्य के बाह्य रचना में, तो कुत्ता अपना पैर का इस्तेमाल कुछ और कर रहा होता है, मानव अपने हाथ का काम कुछ और कर रहा होता है। इसलिए याद रखना ये क्या हो जाएगा आपका समजात अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा समजात अंग। हमेशा याद रखना समजात अंग का डिफिनीशन कि वे अंग जो रचना में क्या होते हैं समान होते हैं, लेकिन कार्य में क्या होते हैं भिन्न होते हैं। इसके उल्टा बात याद करके रखना है हम लोग को कि जो कार्य में समान होता है लेकिन रचना में क्या होता है भिन्न होता है, वो समृद्धि अंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण कौन है? कृत्रिम पारितंत्र का मतलब कि जो मानव ने क्या बनाया हो, इकोसिस्टम अपना तैयार किया हो, तो वन, तालाब, झील, तालाब, बगीचा, खेत, सब सही। तो ये चाहो तो आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे वन मानव नहीं बनाता है ना, झील मानव नहीं बनाता है, लेकिन बगीचा और खेत मानव बनाता है, तो इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा सी। कह रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सबरा बच्चों को ये बात पता होगा कि प्रकृति में मुख्य स्रोत क्या है, यहाँ पे सूर्य है, वही आपका आंसर सही हो जाएगा। वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ना? खेतों पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, इनमें से सभी। तो आपको सब पता है कि बिल्कुल इनमें से सभी आंसर सही होना चाहिए। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण और खनन, ये सब पे हम लोग अगर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो हम लोग वनों के संरक्षण को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं। जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, यानी यहाँ अपघटित होना हुआ डिकम्पोज हो जाता है, वो भैया जैव निम्नकरणीय होता है, हमेशा याद रखना। क्या होता है? जैव निम्नकरणीय। ठीक है, अमीटर के द्वारा क्या मापते हो? तो ए मीटर के द्वारा हमेशा क्या मापते हो? विद्युत धारा मापते हो। समझा गया? क्या मापते हो? विद्युत धारा मापते हो। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। कौन कर रहा होता है? विद्युत मोटर। हम लोग विद्युत मोटर में लाइन देते हैं, ये या तो हमारा पंखा चलाता है, नहीं तो पानी निकालता है, नहीं तो कई को काम कर रहा होता है। लेकिन जो हमारा जनरेटर है ये उल्टा होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, हमेशा ही बात को याद रखना है। ठीक है, अगला करें प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम में हमेशा याद रखना है कि जनन जो होता है वो अलैंगिक होता है, और लैंगिक में क्या होता है? बहुखंडन होता है। क्या होता है? बहुखंडन होता है। निकटवर्ती दोष को कौन सा लेंस लगाओगे? तो छोटा दोष कह रहा है तो इसमें बड़का दोष लगा दो, बड़का लेंस, यानी अवतल लेंस आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? सबको पता है भैया, पौधा का जनन अंग जो होता है वो होता है पुष्प में। किस में होता है? पुष्प में होता है। मेंडल अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस प्रकार के पौधे को चुना? तो वो सबको पता है बच्चा सबको कि मटर के पौधों को चुना। किसको चुना? यहाँ पर टिक कर दे एक बार, मटर के पौधों को चुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? क्या कह रहा है? बहुदिशीय, एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से कोई नहीं। सबको पता होना चाहिए बहुदिशीय होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है इकोसिस्टम में, वो एक तरफ केवल नहीं हो रहा होता है, वो चारों दिशाओं में, यानी सभी दिशाओं में वो हो रहा होता है ऊर्जा का प्रवाह। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल की निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में, या इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए, इसका सही जवाब हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ठीक है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण यूज करते हो रे भाई? सारा बच्चा को पता होगा दाढ़ी बनाने में कौन सा यूज करते हो, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? सारे बच्चों को पता होगा कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? सबको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये बिल्कुल सही जवाब है। किस दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब में छोटा और बराबर बनता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे? तो जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उसी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी आपका अवतल दर्पण सही आंसर हो जाएगा। किस दर्पण में केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? केवल कह दिया तो हमेशा याद रखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लगाओ, क्योंकि समतल में भी यही काम होता है। ठीक है, समतल में भी काल्पनिक बनता है, उत्तल में भी काल्पनिक बनता है, लेकिन इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, बट केवल काल्पनिक पूछा है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी पर है समतल और उत्तल दोनों।
ठीक है। मोटर चालक के सामने दर्पण यानी कौन-सा मिरर लगाते हो? सबको पता है कि हम लोग कौन लगा कर आते हैं भैया? हम लोग लगाते हैं उत्तल। कौन लगाते हैं? साइड मिरर में उत्तल। गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? सबको बात पता होगा क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस, वक्रता, त्रिज्या, दर्पण का द्वारक आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंग का, है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग का। तो याद रखना प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? तो गोलीय दर्पण के फोकसांतर वक्रता ये F=R/2 आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। समतल दर्पण प्रतिबिंब क्या होती है? तो समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा याद रखना वो होती है आभासी और बराबर। क्या होती है? आभासी और बराबर यानी काल्पनिक और बराबर होती है। सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगाते हो? सोलर कुकर में अवतल दर्पण लगाया जाता है। कौन लगाया जाता है? अवतल दर्पण। सर्च लाइट में कौन सा परावर्तक सतह लगाओगे? तो सर्च लाइट में भी अवतल ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। हमेशा याद रख लो किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन यानी ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब का क्या होगा? कह रहा है कि जब वो मतलब अगर आवर्धन का आपका क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया। क्या आ गया? आवर्धन ऋणात्मक। तो कह रहा है कि आप क्या उसमें होगा? वास्तविक और उल्टा होगा कि वास्तविक और सीधा होगा कि आभासी और सीधा होगा या आभासी और उल्टा होगा? एम का मान माइनस में कब आया है? जरा सोच के बताओ मेरे को। एम का मान माइनस में कब आया है? और चूंकि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब, पहले एक चीज तो क्लियर थोड़ा होना चाहिए। यहाँ पे समझना बहुत जरूरी होता है। अगर एम का मान यहाँ पे हम लोग का क्या आया होगा? माइनस में आया हुआ है। तो माइनस में क्यों आया? फॉर्मूला होता है H2 बट्टा क्या होता है? H1। ठीक है। तो H2 बट्टा H1 हो रहा है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब तो हमेशा क्या होता है? बीम जो हमेशा निगेटिव होता है, लेकिन प्रतिबिंब कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी निगेटिव होता है। तो अगर प्रतिबिंब निगेटिव है, अगर प्रतिबिंब निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि वह नीचे बना हुआ है। तो नीचे बना है तो उल्टा होगा, और उल्टा हो तो पक्का वो वास्तविक होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी खड़ी हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है? तो वो भैया वो हमेशा होता है आपका समतल दर्पण। कौन होता है? समतल दर्पण होता है। अच्छा, हमेशा तो दो ऑप्शन पे हम लोग लेके चलते हैं ना। ये काम उत्तल के अंदर भी हो रहा था। बार बार हम मिस्टेक कर रहे हैं, इस पॉइंट को मिस्टेक बिल्कुल ना कीजिएगा लोग। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? मतलब कह रहा है कि अवतल दर्पण के वस्तु का प्रतिबिंब आभासी पाया गया, सीधा पाया गया और बीम से बड़ा यानी वस्तु से बड़ा पाया गया। तो यह हमेशा याद रखना है फोकस, फोकस और मुख्य ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है, यानी जस्ट पास वाला। ये उसी जगह पे दाढ़ी भी रख के बनाया जाता है। यदि बीम का प्रतिबिंब आवर्धन धनात्मक हो, जब देखो यहाँ से धनात्मक कह दिया तो बस बिल्कुल नहीं, काल्पनिक होगा और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है। किसी वस्तु का आवर्धित आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। आवर्धित और काल्पनिक यानी बड़ा बनाना है और काल्पनिक बनाना है, ये अवतल दर्पण में संभव है। ठीक है। किस दर्पण में उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इतना है तो वक्रता त्रिज्या 32 है? तो क्या होगा? फोकस दूरी क्या है? जब वक्रता त्रिज्या 32 दे दिया है, इसका मतलब कि वो हो जाएगा 16। और चूंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? वो होता है आपका पॉजिटिव, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। परिवर्तन के नियम से क्या होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। बिल्कुल आप एकदम गलती करने वाले हो नहीं, मेरे को ये बात पता है। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? तो वो हमेशा याद रखना है कि वो काल्पनिक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविग्मी फोकस केवल संभव है। संविग्मी फोकस केवल किस में संभव है? उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में या साधारण कांच में? तो जब भी संविग्मी फोकस का हम लोग बात करते हैं तो हमेशा याद रखना वो होता है उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण में। किसमें होता है? अवतल दर्पण में। ठीक है। टोटल अभी आप लोग को हम 70 ऑब्जेक्टिव करा दिए हैं। ठीक है। और ये कम समय के अंतर्गत हम लोग आधा घंटा में टोटल 70 ऑब्जेक्टिव को लगभग कर दिए। इसलिए बोले थे कि पूरा रैपिड फायर चलेगा, फास्ट चलेगा। तो आप लोग एकदम बढ़िया से इसी तरह से फास्ट आप ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, देखिएगा, समझिएगा। और इस तरह से आपको अनेकों सेट हम लेकर आएंगे। और जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव लगता रहेगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव लगेगा। धैर्य के साथ आप लोग बने रहिएगा। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भैया कर दो। 400 नंबर चाहते हो तो बिल्कुल आप आ जाओ चैनल के साथ, और बहुत मज़ा आएगा आपको। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।